नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सरस्वती ज्ञान गंगा की लर्निंग क्लासेज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अंतिम वीडियो जो हमने डाला था राजस्थान जीके से संदर्भित, उसमें हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चाएं की थी और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास जो शुरुआत होता है उस पर हम बात करने वाले हैं और यहाँ से खास तौर से आपके लिए किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल इतिहास शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो इसके दो भाग निकल करके सामने आते हैं। एक हमारे पास शब्द आपने सुना होगा प्राग ऐतिहासिक और एक शब्द होता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में थोड़ा सा फर्क है, इसको आपको आज समझना चाहिए। प्राग ऐतिहासिक जो समय है, युग है या कालखंड है, वो उस दौर के लिए है जिस दौर के जो लिखित या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसमें मानव उत्पन्न हुआ होगा। और ऐतिहासिक वह युग है, वह कालखंड है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। दरअसल इतिहास को जानने से पूर्व यदि हम बात करें संपूर्ण इस धरती की, तो आज से 4.60 अरब वर्ष पूर्व इस धरती की उत्पत्ति हुई थी और उस पर लाखों वर्षों पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। तो मानव ने किस तरह से जीवन निर्वाह करना शुरू किया, किस तरह से उसकी विकास की यात्राएं अग्रसर हुई और उस विकास यात्रा में किस तरह का समय निकला और कब उसने लिखना सीखा, कब उसने इस तरह की जो चीजें करना सीखा। तो वो जो लिखने पढ़ने से पहले का जो कालखंड है वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाएगा मनुष्य के जीवन का, और जिसके लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध ऐतिहासिक युग कहलाएगा। यहाँ से हम बात करें तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके फिर वर्गीकृत करके कर सकते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर मनुष्य का जो मुख्य आधार था, औजार था, उपकरण था, वो था पत्थर, और पत्थर के लिए एक शब्द आता है पाषाण। इस पाषाण के आधार पर इस युग को हम 3 काल खंडों में बांट सकते हैं। पहला है पूरा पाषाण और दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नव पाषाण। नव को लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है उत्तर पाषाण। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इन 3 काल खंडों में हम प्राग ऐतिहासिक युग को बांट करके देखेंगे। हालांकि इन सबका संबंध हम जो पढ़ रहे हैं, तैयारी जिसके लिए कर रहे हैं, वो बीएसटीसी, डीएलएड या जो आप प्री बीए बीएड का जो एग्जाम देने वाले हैं उससे संदर्भित ये चीजें पूछी नहीं जाने वाली हैं। पर ये आपको समझते हुए मैं आगे जिस कंसेप्ट या विषय की ओर जोड़ना चाह रहा हूँ वहां आगे आपके काम की आने वाली चीज है। दरअसल राजस्थान के की जब इतिहास की बात करेंगे, उस इतिहास में एक सबसे पहला शब्द आता है राजस्थान की सभ्यताएं। और इस राजस्थान की सभ्यता में छोटे से लेकर के बड़े तक का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो राजस्थान की सभ्यताओं की शुरुआत करने से पहले इस युग में कौन कौन से स्थान रहे थे जिसका संबंध इन युगों से है, इसलिए हम इन तीनों को हमने समझा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसको आगे समझने के लिए मैंने इस परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए एक सारणी तैयार की है, वो हम आगे देखते हैं। जैसा कि अपने थोड़ी देर पहले बात करी थी पूरा पाषाण की, तो पूरा पाषाण युग में मनुष्य का आग से परिचय हो गया था, यानी मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था। आग में वो जो शिकार करता था उसको सेक करके खाना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम सिलेबस की बात यदि करें और आपकी परीक्षा के लिहाज से बात करें, यहाँ पर मैं कुछ स्थानों को लिस्ट आउट कर रहा हूँ। जैसे पहला स्थान है डिडवाना, दूसरा स्थान है विराटनगर, तीसरा है भानगढ़, चौथा है इंद्रगढ़, पांचवा है दर। ये कुछ एक महत्वपूर्ण स्थान जो है, इनका संबंध पूरा पाषाण युग से है। संबंध होने का मतलब पुरातत्व वेताओं ने यहाँ से ऐसी कुछ एक वस्तुएं या ऐसे औजार या ऐसे उपकरण खोजे हैं जिनका संबंध पूरा पाषाण युग से मिला है। इसलिए इन स्थानों के संदर्भ में प्रश्न बनते हैं। यहाँ एक सीधा सा प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि वहां आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा और ये सीधा प्रश्न बना देगा कि निम्न में से किस स्थान का संबंध पूरा पाषाण से है। जैसे मान लीजिए कि यही ऑप्शन है, इसमें से डीडवाना की जगह एक शब्द दे दिया बागोर, नीचे विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़ और बागोड़ दे दिया, और पूरा पाषाण का संबंध किससे नहीं है ऐसा शब्द डाल दिया, तो निश्चित रूप से उत्तर आपका बागोड़ हो जाएगा। आजकल नहीं है इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए यहाँ पूरा पाषाण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल है डीडवाना। डीडवाना का संबंध जो है राजस्थान में नागौर जिले से है। दूसरा है विराटनगर। विराटनगर का संबंध वर्तमान में राजस्थान में जयपुर जिले से है। इसका कुछ एक भाग अलवर में भी पड़ता है। और तीसरा है भानगढ़।
भानगढ़ अभी वर्तमान में अलवर जिले में पड़ता है। तीसरा इंद्रगढ़ वर्तमान में कोटा जिले में पड़ता है। और पांचवा और आखिरी जो है दर भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और ये भी वर्तमान में कोटा जिले में पड़ता है। एक सिंपल सा प्रश्न ये भी दे सकता है ऑप्शन में आपको, जैसे डीडवाना पुरातात्विक स्थल का संबंध निम्न में से किस जिले से, इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पुरापाषाण से संदर्भित हो गया डीडवाना, विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़, दर, और इनसे संदर्भित आगे मैंने इनके जिले लिख दिए हैं। ये इनको आप साथ साथ नोटबुक में भी लिखते हुए चले। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, हमें आपको लिखना नहीं है, साथ में पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है। जितनी सारी चीजें यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई जा रही है वो आपकी नोट आउट करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा जो भाग है वो मध्य पाषाण है। मध्य पाषाण में मनुष्य पशुपालन करना सीख गया था। आखेटक का मतलब शिकार करना और शिकार का संग्रह करना, यानी जानवरों को मार करके अपने पास रखने लग गया और खाने के रूप में इस्तेमाल करने लग गया था। तो इससे संदर्भित राजस्थान के प्रमुख पुरातत्व स्थल है वो है, पहला बागोर है, दूसरा तिलवाड़ा है और तीसरा जो है वो विराटनगर है। बागोर का जो संबंध है वो भीलवाड़ा जिले से है। बागोर का संबंध है भीलवाड़ा, तिलवाड़ा का संबंध है बाड़मेर जिले से और इसके बाद में विराटनगर का संबंध है जयपुर जिले से। ये वापस ये ध्यान रहे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई विराटनगर का सर आपने बताया कि पुरापाषाण में भी है और यहाँ पर भी है, किसे माने, तो ये ध्यान दें विराटनगर वाला जो स्थान है यानी वहां से जो सामग्री मिली वो पुरापाषाण से संदर्भित भी थी और विराटनगर से कुछ एक ऐसी सामग्री भी मिली जिसका संबंध मध्य पाषाण युग से भी था, इसलिए इस स्थान की गिनती दोनों स्थानों में हम कर सकते हैं। फिर आगे तीसरा और आखिरी जो नवपाषाण युग या उत्तर पाषाण युग, इस युग के अंदर मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। स्थायी बस्तियां जिस तरह से जिस नदियों के किनारे या गुफाओं में वो सामूहिक रूप से एक साथ रहने लग गया था और कृषि कार्य करने का जो आरंभ था, कृषि की शुरुआत है वो उत्तर पाषाण या नवपाषाण युग से प्रमुखतया मानी जाती है। तो इस तरह के काम वो करना उसने शुरू कर दिया था। इनमें से यदि अपन राजस्थान में प्रश्नों के लिहाज से देखें तो महत्वपूर्ण स्थान है आहड़, दूसरा है गिलूंड, तीसरा है कालीबंगा, चौथा मैंने लिखा है झर। आहड़ का संबंध जो है, आहड़ हमारे पास है उदयपुर से और गिलूंड है हमारी राजसमंद से। आहड़ उदयपुर में है और गिलूंड राजसमंद में है। कालीबंगा जो है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है और झर जो है वो जयपुर जिले में पड़ती है। सुबह सर ने एक वीडियो डाला था राजस्थान के प्रमुख नक्शे भरने का, तो वो नक्शे भरने का जो आपने काम सुबह सीखा होगा या उसको नहीं भी देखा हो तो एक बार देख करके वापस उसको भरना सीखे और वो इस तरह के ये सभ्यताओं को मैच करने में बड़ा उपयोगी और काम देने वाला सिद्ध हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप वो जरूर देखें एक बार। आहड़, गिलूंड, कालीबंगा और झर ये राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिनका संबंध नवपाषाण से और आगे में इनके जिले लिखे हैं। आहड़ उदयपुर से है, गिलूंड राजसमंद से है, कालीबंगा हनुमानगढ़ और झर जयपुर से है। इसके अलावा ये जो युग था इसमें पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में हमने राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल देखे। आगे मनुष्य ने जैसे ही पहिए का आविष्कार किया तो उसने दुनिया में सबसे पहली जो धातु खोजी वो धातु थी तांबा, यानी तांबे के साथ साथ में उसने फिर जो हथियार वो पहले औजार पत्थरों के बनाता था उन पत्थरों के स्थान पर दुनिया की सबसे पहली धातु लगभग 4-4.5 हजार ईसा पूर्व में इसकी खोज हो चुकी थी और तांबे का उपयोग उसने तांबे के औजार और उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो प्रारंभिक तौर में जब तांबे का भी युग था और थोड़े थोड़े पत्थरों का प्रचलन बंद नहीं हुआ था, उस युग को हम ताम्र पाषाण युग कहेंगे और धीरे धीरे पत्थरों से उसकी निर्भरता खत्म हुई और तांबे पर जब वो आत्मनिर्भर हुआ उस युग को हम ताम्र युग कहेंगे। और तांबे के बाद में महत्वपूर्ण युग आया लोह युग, तो उस युग को हम लोह युगीन सभ्यता का युग भी कह सकते हैं। इसी बीच एक युग का और आगमन होता है जिसमें कालीबंगा का जो महत्वपूर्ण स्थान है कांस्य, जिसमें तांबे को अन्य धातु के साथ मिला करके मिश्रित धातु कांसा बनाई थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में भी अपन थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 और युगों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये मैंने आपके लिए इसलिए बनाया थोड़ा इजी रह जाएगा। जब आप पेपर में प्रश्न देखोगे तो वो इस दौर में मिलेंगे, कहानी के रूप में नहीं मिलेंगे। यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपको इसी तरह के तैयार करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ताम्र और पाषाण में यानी पाषाण का भी युग था और तांबे की शुरुआत हो गई थी। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं बागोर, तिलवाड़ा और तीसरा है बालातल। बागोर का संबंध अभी आपके पहले आ गया था। बागोर का संबंध है भीलवाड़ा जिले से,
और उसी तरह तिलवाड़ा का जो संबंध है वो है बाड़मेर जिले से। ये आपको तिलवाड़ा पहले भी आ गया था साहित्य। इसके बाद में बालातल जो है, बालातल पड़ता है हमारे पास उदयपुर जिले में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो सीधा जिला और सभ्यता को स्थान 4 देकर के एक गलत या सही पहुंच सकता है, केवल 1 देकर के एक का स्थान भी मैच करवा सकता है। फिर कह रहा हूं जिसमें तांबे और पत्थर दोनों के उपकरण मिले हैं ऐसे स्थान है भागोर, तिलवाड़ा, बालातल। आप कोई भी सर भागोर तो नाम पहले भी आ गया था और वो मध्य पाषाण में है, तो इसका जवाब फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो भागोर स्थान है जो भीलवाड़ा है इसमें मध्य पाषाण के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं और ताम्र पाषाण युग के भी उपकरण उपलब्ध हुए हैं, इसलिए स्थान दोनों जगह है। दूसरा, ये भागोर जो सभ्यता का स्थल है वो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से पशुपालन के जो केंद्र है राजस्थान में, उनमें सबसे प्राचीन और वृद्ध लेवल पर का जो संबंध है वो बागोर से है। यानी पशुपालन संस्कृति का जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है वो बागोर है, आपको ये ध्यान रखना है। और बागोर का संबंध भीलवाड़ा से है और युगों में वो मध्य पाषाण युग से संदर्भित है और ताम्र पाषाण युग से संदर्भित है। अगली जो बात करेंगे वो है ताम्र युगीन सभ्यताएं, यानी इस युग में पूर्ण रूप से मनुष्य तांबे के उपकरण बनाने लग गया था और तांबे का अच्छा खासा प्रचलन हो गया था। उसमें सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन सभ्यता वो है गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता है तहसील नीम का ताना है और जिला सीकर है। इसकी नदी जो है वो कांतली नदी है। जिला आपको मुख्य रूप से सीकर याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो स्थान वो है ओजियाना है, ये 6 झंडे का है ओजियाना। ओजियाना जो सभ्यता केंद्र है वो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और तीसरा है बूढ़ा पुष्कर। तो पुष्कर का संबंध, पुष्कर झील भी है, ये वही झील है धार्मिक और पवित्र। उसमें 3 झीलें हैं जिसमें से बूढ़ा पुष्कर झील भी है और स्थान भी है। तो ये जो हमारे पड़ता है अजमेर जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में महत्वपूर्ण सबसे प्राचीन और प्रारंभिक जो केंद्र वो गणेश्वर है, दूसरा ओजियाना है और तीसरा बूढ़ा पुष्कर है। तीनों के जिले मैंने आगे लिखे हैं। चौथा और तीसरा और आखिरी की जब इसमें बात करेंगे वो हमारे पास लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है क्योंकि ताम्र युगीन और ताम्र पाषाण में कम पूछे जाते हैं। प्रश्न डायरेक्ट वो यहाँ से फंसाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान लोह युगीन है। ताम्र युगीन और ताम्र पाषाण के 3 देगा, एक लोह का देगा, या निम्न में से कौन सा लोह युगीन नहीं है। तो आप इन स्थानों को विशेष रूप से ध्यान दें। पहला मैंने स्थान लिखा है नौ है। ये जो 9 स्थान है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। 9 है राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। दूसरा स्थान मैंने लिखा है जोधपुरा। जोधपुर नहीं लिखा है भाई, जोधपुरा लिखा है। और जोधपुरा जो पुरातात्विक स्थल है इसका संबंध जयपुर जिले से है, नहीं कि जोधपुर से। कहीं आप जोधपुर पहले ऑप्शन में और वहीं शहीद हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। जोधपुरा का संबंध है जयपुर से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा जो स्थान वो है सुनारी। सुनारी का संबंध झुंझुनू जिले से है। सुनारी का संबंध राजस्थान में झुंझुनू जिले से है और सुनारी लोह युगीन सभ्यता स्थल है। फिर एक लिखा मैंने नगर और एक लिखा नगरी। ध्यान दे, दोनों स्थान अलग अलग है पर दोनों लोह युगीन स्थल है। नगर का संबंध राजस्थान में टोंक जिले से है और नगरी का संबंध राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले से है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। नगर और नगरी अलग अलग है, मात्रा ई का फर्क है। आप ऐसा नहीं समझे कि भाई नगर है यार गलती से मात्रा ये लगी तो ये वही होगा, ऐसा नहीं है। नगर का संबंध टोंक से है, नगरी का संबंध चित्तौड़ से है, पर दोनों लोह युगीन संस्कृतियां हैं। एक यहाँ पर लिखा मैंने भीलमाल। भीलमाल आप सब परिचित होंगे। भीलमाल का संबंध जालोर जिले से है। और एक मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है चक 84, चक 84। ये गंगानगर जिले में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसका संबंध लोह युग से है। तो ये चक 84 भी एक पुरातात्विक स्थल है। भीलमाल जालोर में है, नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़ में है, नोह भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है। और ये एक रह गया था रेड। ये रेड भी जो यहाँ सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार भी मिला था और ये लोह युगीन भी से संदर्भित औजार भी मिले थे और इसका संबंध है टोंक से। यहाँ पर टोंक के मैंने नगर लिख दिया है, रेड लिख दिया है। ये 2 का संबंध टोंक से है। इस तरह से एक बार अपन फिर से इस पूरे विको पर देखते हैं। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत हमने की थी और इतिहास को हमने 2 भागों में बांट के देखा था, ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक उस युग को कहेंगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है। उस प्राग ऐतिहासिक युग को हमने 3 भागों में बांट के देखा था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण
और नवपाषाण। पुरापाषाण का मतलब पुराने पत्थरों का युग, मध्यपाषाण का मतलब बीच का युग और नवपाषाण का मतलब नए पत्थरों का युग। पाषाण का मतलब जिसमें पत्थरों का ही वो प्रयोग करता था। पुरापाषाण के महत्वपूर्ण स्थलों की बात अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं उसमें हमने देखा था कि डीडवाना है, विराटनगर है, भानगढ़ है और इंद्रगढ़ है और दर है। ये डीडवाना नागौर में है, विराटनगर जयपुर में है, भानगढ़ अलवर में है। ध्यान देना, भानगढ़ एक राजस्थान का प्रसिद्ध किला भी है जो भूदिया किले के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह आपको दुर्ग की श्रेणी में भी पढ़ाया जाएगा, उसको भी आप ध्यान रखें। इंद्रगढ़ कोटा में है और इंद्रगढ़ के पास लाखेरी है, एक सीमेंट का कारखाना भी है और एक माताजी का भी फेमस स्थान है, ये भी आप ध्यान रखें। और ये वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है और ये पुरापाषाण कालीन सभ्यता से संदर्भित स्थल भी है। दर भी कोटा में है। उसके बाद मध्यपाषाण की बात करें तो मध्यपाषाण का जो राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है वो है बागोर। और बागोर के बारे में मैंने एक चीज और बताई थी, पशु चारण संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र भी बागोर है। बागोर का संबंध भीलवाड़ा जिले से है। कि दूसरा है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, बाड़मेर जिला लगता है इसका तिलवाड़ा। और तीसरा है विराटनगर। विराटनगर पड़ता है जयपुर में। विराटनगर महाभारत कालीन एक प्रमुख स्थान भी है जहां पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उनमें पांडवों ने यहाँ पर अज्ञात वनवास भी काटा था। और इसके अलावा आगे की कुछ एक सभ्यताओं में हम बारे में बात करेंगे, बाला विराट वगैरह में। उसमें नवपाषाण का प्रमुख स्थल है आहड़, गिलोन, कालीबंगा और जर। उसमें आप आहड़ को विशेष रूप से ध्यान दें। उत्तर पाषाण है, नवपाषाण में आहड़ ये पूछी जा सकती है। इसका जो जिला है वो उदयपुर जिला है, आपको ये ध्यान रखना है। ताम्र और पाषाण में हमने 3 स्थान देखे थे, बागोर देखा था, तिलवाड़ा देखा था और बालातल देखा था। बालातल उदयपुर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बागोर भीलवाड़ा में है। ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्राचीन स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर सीकर जिले में है, कातली नदी के किनारे है। ओजियाना जो केंद्र है वो भी ताम्र युगीन है, ये भीलवाड़ा जिले का है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। लो युगीन संस्कृति ये प्रमुख केंद्र मैंने बताया 9 है, जोधपुरा, सुनारी, रेड, नगरी, नगर, भीनमाल, चक चौरासी गंगानगर में है, भीनमाल जालोर में है, नगर टोक में है, नगरी चित्तौड़ में है, रेड टोक में है, सुनारी झुंझुनू में है, जोधपुरा जयपुर में है। और इन सब का संबंध लो युग से है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये तो एक महत्वपूर्ण स्थान। अब आपको छात्रों करना क्या है आज, खास तौर से बीएसपी डीएलएड या प्री बीएड की जो तैयारी करें जिनका ये टॉपिक है और उनसे कुछ प्रश्न आए हुए जो प्रश्न है उस पर अपन कल डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे संदर्भित क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, अपनी नोटबुक बनानी है। साथ साथ मैं आपको कुछ सभ्यताओं के नाम लिख रहा हूँ जो आपको घर पे आज अपनी गाइड से आपके पास जो भी सोर्स है उससे आप तैयार करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता जिसका नाम है कालीबंगा। दूसरी सभ्यता है हमारे पास में गणेश्वर। तीसरी सभ्यता है हमारे पास में आहड़। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़, इन 3 सभ्यताओं को आप विशेष रूप से पढ़ें। आहड़ की सभ्यता बनास नदी के किनारे, गणेश्वर की सभ्यता कालीबंगा नदी के किनारे कातली नदी के किनारे, और कालीबंगा की जो सभ्यता प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहा करती थी उसके किनारे ये सभ्यता है। दरअसल ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे। ऐसे एक तरफ सारी सभ्यताएं, एक तरफ नदियां, एक तरफ आप उनके खोजने वाले हो कौन सी किस काल से संबंधित, ऐसे एक सारणी बना सकते हो। तो आपका सारा जो जितने भी प्रश्न बनने वाले हो एक पेज में आ सकते हैं। तो आप खास तौर से आज इन 3 सभ्यताओं के बारे में जरूर पढ़ें। और भी यदि आपसे रिलेटेड मैटर है तो वो आपको आधा पौन घंटा लगेगा, लेकिन आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। मतलब सिलेक्शन केवल वीडियो देखने से और इसके नोट्स बनाने से या कोचिंग से नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप अच्छी किताबें या अच्छा मैटर नहीं पढ़ोगे इनकी और चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये आज आप भी जरूर देखें। उसके बाद में कल मुझे जरूर वापस बताएं कि सर इसमें क्या है। यदि कोई प्रश्न आपका रहे तो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। आज के लिए इस सभ्यताओं के टॉपिक को हम यही खत्म करेंगे, आगे की यात्रा कल जारी रहेगी। धन्यवाद।